सौभाग्य रहा है कि काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट्स की ओपनिंग के साथ मैं वाबस्ता में जुड़ा रहा हूँ। जैसे कि रिचर्ड एटनबरा की फिल्म गांधी की शुरुआत देखा जाए तो मेरी आवाज़ से होती है। जो गांधी जी की स्मशान यात्रा है उस पर एक अमेरिकन कमेंटेटर यानी जर्नलिस्ट कमेंटेटर, वो आवाज़ मैंने डब की है क्योंकि फिल्म तो बनी थी अंग्रेज़ी में। और इत्तफाकन उसी दिन मुझे पहली बार लता जी से मिलने जाना था। यहाँ रिचर्ड एटनबरो के अंदर काम करके वहाँ लता जी से मिलना। समय का तो ऐसा हुआ कि सिर्फ ये सुनने में आया था कि महाभारत जैसा कोई बड़ा सीरियल बनने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में ना मैं कुछ कर सकता था, शायद जा सकता था, लेकिन मैंने वो उचित नहीं समझा था क्योंकि मेरा ऐसा हमेशा ख्याल रहा था कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो वो मुझे बुलाएगा, चाहे बाद में कहे कि नहीं ये आप उपयुक्त नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। सो आई वाज रेडी फॉर दैट बट आई वाज हार्डली inclined to go and present my candidature। लेकिन मुझे बुलावा वहाँ से आया कि ये भी नहीं बताया गया था क्या। एक्चुअली ऐसा है कि हम जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उन्हें ये नहीं बताया जाता कि आपको किस रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाता है। आज की बात और है, उन दिनों ऐसा होता था कि ये सीक्रेसी, प्रोजेक्ट की जो एक सीक्रेसी है वो चली जाएगी। तो रात 10:30 बजे बुलाया गया BR स्टूडियो में, और मैं देखता क्या हूँ कि एक तो 7 बजे के बाद मैं नॉर्मली रिकॉर्डिंग नहीं करता था, तो वहाँ स्वयं त्रिमूर्ति खड़े हैं, डॉक्टर BR चोपड़ा, डॉक्टर राही मासूम रज़ा और पंडित नरेंद्र शर्मा। तो मैंने कहा मामला कुछ गंभीर है। तो मैं गया तुरंत, मैंने कहा जी स्क्रिप्ट, और रिकॉर्डिंग से पहले हम कहते हैं कि लेवल ले लीजिए ताकि आर्टिस्ट के बोलने और माइक्रोफोन के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो। तो हुआ, और मुझे जो कागज़ दिया गया था मैंने कहा मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत केवल भारत। तो पीछे से लखनवी मोजरी सी चर आवाज़ आई और सुना मैंने कि ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। ये थे डॉक्टर राही मासूम रज़ा। तो मैंने कहा क्यों डॉक्यूमेंट्री नहीं है ये, मतलब पता नहीं था। उन्होंने कहा ज़रा इत्मीनान से पढ़ो। तो मैंने इत्मीनान से पढ़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जाइए। तो सर वो इत्मीनान से कैसे पढ़ा? इतनी जल्दी इत्मीनान नहीं आया। हुआ यूँ था कि उन्होंने ये तो चुन लिया था कि समय ये करेगा, हरीश करेगा। वो कैसे चुना था वो एक और प्रक्रिया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ी लंबी है। लेकिन चुनने के बाद वो ये तय करना चाहते थे कि समय किस तरह से रेंडर होगा, किस तरह से उसका अंदाज क्या होगा, उसकी शैली क्या होगी। तो उसके लिए मुझे बुलाया था उन्होंने, और शायद वो निराश हुए क्योंकि जाते जाते सिर्फ इतना कहा कि देखो इसमें लिखा है कि मैं समय हूँ, तो समय की तरह बोलो। अब मेरी समझ में नहीं आया समय की तरह कैसे बोलते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगा कि कुछ एक अवसर बड़ा आया था और मैंने खो दिया वो। लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर गूफी पेंटल जी का फ़ोन आया कि तू आ जा, तू बहस ना कर, तू आ जा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आमतौर पे ऐसे नहीं जाता था, यू हैड टू गिव अ रीज़न वाई, क्योंकि वरना वॉइस ओवर आर्टिस्ट वर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। तो मैं केवल इसलिए गया, मैंने कहा कि मैं रोज़ की औसतन 3 से 5 रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, वहाँ मुझे मिलता क्या है, हासिल क्या होता है, व्हाट इज़ माई टेक अवे? कुछ नहीं, एक चेक। मैंने कहा यहाँ तो 3 बड़े विद्वान हैं, कुछ सीखने मिल जाएगा, चलो। तो उन्होंने वही सवाल रखा कि बेटे ऐसे नहीं,
तुम आवाज़ बदल सकते हो? मैंने कहा बदल के तो मजाक बन जाए शायद। तो कहा आवाज़ अपनी रखो, लेकिन समय उसमें ठहराव हो। तब मैंने कहा हाँ समझ गया मैं, यू वांट गॉड्स वॉइस। तो कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर एक आध मैंने टेक दिया, वो संतुष्ट नहीं थे, मैं भी नहीं था। फिर मैंने कहा आपको आकाशवाणी चाहिए। तो पंडित जी ने कहा, नरेंद्र शर्मा ने, आकाशवाणी तो कंस के समय होगी कि तेरा 8वां भांजा तेरा वध करेगा वगैरह। तो मैंने कहा करूं क्या मैं? ये तीसरा सेशन चल रहा था। सोचिए हाउ मेटिकुलसली द प्रोजेक्ट वाज बीइंग प्लान्ड, कि सूत्रधार क्या पेस, पिच और टोन इस्तेमाल करेगा, उसके लिए तीसरा सेशन चल रहा है। तो फिर मैंने कुछ थक कर ये कहा कि देखिए ऐसा है कि एक कोई वाक्य लीजिए सर, वो आप पढ़िए, मैं पढ़ूं, आप पढ़ें, तो वाक्य वही है, लेकिन बोलने की रिदम से वो अलग सुनाई देती है, शैली अलग हो जाती है। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आवाज़ मेरी हो लेकिन रिदम नॉन ह्यूमन हो समय? तो फिर उन्होंने कहा कि बेटे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बताओ। तो मेरे ही जाल में मैं फंस गया था। मुझे याद है मैं मुड़ा, पुराना सा एक माइक्रोफोन था, मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई होगी कि अरे ये माइक्रोफोन लगता है नया दौर के समय का है। तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ नया दौर के समय ही खरीदा था। अब मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ, मैं थियरी में तो बोल गया कि आवाज़ मेरी लेकिन रिदम अलग हो वगैरह। तो मैंने अपने आप से कहा बेटे ऐसे बोलो जैसे ना कभी बोले हो, ना कभी बोलोगे, ना कभी सुना है, ना कभी सुनोगे, और जैसे कोई व्यक्ति नहीं बोलता। तो मैंने कहा मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद मैं मुड़ा और मैंने कहा सर ये तो कौन सुनेगा, क्योंकि आपने तो कहा कि टेलीविज़न पे कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ आवाज़ होगी, यानी कि टेलीविज़न को हम रेडियो बना रहे हैं। आपने कहा कि पीछे कुछ ब्रह्मांड जैसा होगा, कोई ऋषि का सिलुएट होगा। तो उन्होंने एक ही आवाज़ में कहा ये सही है, और मैं घबरा गया। मैंने कहा ये कौन सुनेगा इतना धीमा? एंड आई वॉज ऑनेस्टली आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। मगर उन्होंने कहा कि यही ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, चौथी बार तो नहीं आना पड़ेगा सर जी, वंस मोर, चौथी बार तो नहीं आना पड़ेगा। तो जब चौथी बार यानी कि पहले एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के लिए हर बार सारा एपिसोड शूट होता, एडिट होता, डब होता वगैरह वगैरह, उसके बाद जब फाइनल कॉपी बनती तब एग्जैक्टली पता चलता समय के लिए कितना बचा है। तो डॉक्टर राही मासूम रज़ा वहीं के वहीं लिखते, मुझे बुलाया जाता, और वो एक शर्त एक थी महाभारत की रिकॉर्डिंग में, रीटेक्स वर नॉट अलाउड। आपको जो करना था सिंगल टेक में करना था, चाहे आप 3 टेक्स लें, लेकिन बीच में रीटेक्स, जैसे हम कहते कि ये ताव चढ़ाव, सॉरी ये कथा है, इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि टेप रिकॉर्ड मैग्नेटिक टेप पर किया जा रहा था। पोस्ट प्रोडक्शन वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ ऑडियो। तो जब मुझे पहले एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाया